बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक क्या, एक चैप्टर का बहुत बड़ा पोर्शन है। वो है जी आपका दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। अच्छा, तो पहले तो ये घूर्णन गति तो समझ में आ रही होगी कि कुछ घूमने वाली गति होगी। और दृढ़ पिंडों का मतलब क्या समझे? दृढ़ पिंडों का मतलब ये हुआ कि आप कोई पिंड लो, जैसे कि आपने क्या किया, ये कोई पिंड लिया, ठीक है। देखो जी कैसा पिंड होगा आपका, ये कोई आपका पिंड है, ठीक है। और इस पिंड में इसके ये कण है, छोटे छोटे। और अगर जो आप इस पर बाह्य बल लगाओ, यानी कि इसको दाबो, समझ गए, तो अगर जो इनकी जगह आपस में बदल जाए, यानी कि ये दब जाए, तो इनकी जगह आपस में बदल जाएगी, इनकी सापेक्ष स्थिति बदल जाएगी, तो हम इस पिंड को दृढ़ पिंड नहीं कहेंगे। और यदि इनकी ना बदले, ये वहीं के वहीं रहे, यानी कि ये ना बदले, ठीक है, तो फिर इसको हम कह देंगे क्या, दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड, समझ गए। अच्छा जी, अब है हमारा जो मेजर पोर्शन, यानी बहुत बड़ा पोर्शन है, इसमें हम कोई पिंड लेवेंगे, ठीक है, कैसा भी हो सके, और वो अपनी किसी अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र होगा। मान लो अगर जो ये मैं कोई वलय लूँ और इसमें फिर मैं ये इस तरह खड़ा कर दूँ, तो ये घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। तो इस पे हम अलग अलग बल लगा कर देखेंगे, और यानी कि इनकी बस हमने घूमने की स्थिति या घुमाने की, समझ रहे, घुमाने की स्थिति, और जी बस इनके घुमाने का ही अध्ययन करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा जो ये दृढ़ पिंड था। और जी ये अब यदि किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने पर पिंडों के कणों में एक दूसरे के सापेक्ष कोई परिवर्तन ना हो, तो इस पिंड को दृढ़ पिंड कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बलागुण। बल का आघूर्ण या बलागुण, और इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, बल का गुण मोमेंट ऑफ फोर्स, और बलागुण यानी कि टॉर्क, एक ही नाम है। बल का गुण कह लो, बलागुण कह लो, इंग्लिश में मोमेंट ऑफ फोर्स कह लो या टॉर्क कह लो, एक ही है। तो देखो, हमने आपसे रेखीय गति पढ़ाई थी, और रेखीय गति में अगर जो कोई पिंड, ठीक है, मान लो ये पिंड था, आपने उस पर कोई फोर्स लगा दिया, अगर ये चलने के लिए, यानी कि रेखीय दिशा में, समझ गए, रेखीय का मतलब समझ गए, यानी कि रेखीय दिशा में चलेगा, कि अगर जो ये रेखीय दिशा में चलने के लिए स्वतंत्र हो, क्या है, रेखीय दिशा में चलने के लिए स्वतंत्र हो, यानी कि बंधा हुआ ना हो, और हम इस पर कोई बाह्य बल लगावें, तो ये रेखीय दिशा में चलना स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो अब जो काम रेखीय गति में बल का था, वही काम इस घूमने वाली गति में, इसमें क्या होगा, इस घूमने वाली गति में वही काम आपका बल आघूर्ण का होगा। यानी कि बस जो ये बल आघूर्ण है, ये बल का भाई है। बल क्या करे था, यानी कि रेखीय दिशा में बल क्या करे था, वो वस्तु को रेखीय गति में चलाने का प्रयास करे था, और बल आघूर्ण क्या करेगा, वस्तु को उसके अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करेगा। एक एग्जांपल से समझो। मान लो कि जी ये आपका कोई पिंड है, दृढ़ पिंड है, ठीक है,
और हमने बना दिया ये इसका एक एक्सिस। ठीक है, देखो जी बन गया एक्सिस। इसको आप खड़ा कर लो। जी ये आपका बन गया क्या, एक्सिस। अब जा देखो, ये जो पिंड का तल है, तल के बिल्कुल लंबवत है। अगर जो थोड़ा बहुत इधर हो जाए तो आपको ये लंबवत ही मानना, जैसा अब इस कंडीशन में। समझ गए? अच्छा जी, देखो ये हो गया इसका एक्स एक्सिस। और जी ये थोड़ा सा यहाँ से स्लिपिंग हो रही। और जी अगर जो हम इस पर बल लगावे तो ये अब जो घूमने के लिए, समझ गए, यानी कि ये अब अगर जो हम इस पर बल लगा रहे हैं इधर, तो ये घूमने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। तो अब देखेंगे क्या केस बनेगा। ठीक है जी, इस तरह देख लो। ये इसका ये दृढ़ पिंड हो गया, ये दृढ़ पिंड हो गया, ये इसका एक्सिस हो गया। अब हम इस पर क्या लगा रहे, लगावेंगे बल, बोलने जाएगा बलागुण। देखो किस तरह ये हम इस पर बल लगावेंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमने क्या लगाया, बल, तो ये घूमने के लिए स्वतंत्र है। आगे लगा रहे, फिर पीछे हटाया तो घूम गया, ये घूम गया जी आपका। अच्छा जी, आगे देखो, अब जा जो ये हमारा था अरे ये कहाँ से गया, ये वहाँ से इस्तेमाल हो गया। ठीक है, तो यानी कि जो ये हमारा था, ये तो जो हमारा बल लगाएंगे तो ये रेखीय गति होगी। अच्छा जी, तो रेखीय गति में तो आप केवल जो काम करेगा वो बल का परिमाण काम करेगा, दिशा भी करेगी, लेकिन जो मेन काम करेगा वो बल का परिमाण, यानी कि आप कितने न्यूटन का लगा रहे। लेकिन बल आघूर्ण में इसको कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे हम, टो से। कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे, टो। ठीक है, तो जो ये हमारा टो हुआ, ये केवल इसमें बल का परिमाण भी चाहेगा, और जी हमने बल किस तरह से लगाया वो भी यहां से मायने रखेगा। किस तरह, आओ देखो, वो देखो जी इस तरह से होगा। देखो, अगर जो हम बल लगा दें, ठीक है भाई, इस पर हमने बल लगाना है, और इसमें बल भी कई प्रकार से लगेगा। समझ गए, बल कितने प्रकार से लगेगा, कई प्रकार से लगेगा। तो बस हम अपने ये साधन तैयार करें। देखो ये हमारा एक्सिस। अब हम अगर जो देखो, अगर हम बल लगा दें कुछ यहाँ से, डायरेक्शन बल की क्या है, ये वाली जिधर पेन की नोक, तो अगर जो हम इसमें बल लगा रहे हैं तो ये घूम गया, घूम गया जी, घूम गया। अच्छा, ये भी इधर भी घूम गया। अच्छा, और अगर जो हम इसमें बल इसके घूर्णन अक्ष के दिशा में लगाते हैं, क्या करते हैं, यानी कि बिल्कुल हम घूर्णन अक्ष, हमारा घूर्णन का अक्ष, तो और बल की क्रिया रेखा भी इसी से होकर गुजरे, तो बताओ क्या घूमेगा, लगाओ जोर हैं। हम कह रहे भाई घूम जा, ये घूम तो नहीं रहा। समझ के बात, तो देखो यहाँ से होगी प्रॉब्लम क्रिएट। तो यानी कि ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि बल आप कितना लगा रहे, और दूसरा किस बात पे डिपेंड करेगा कि आप बल कहाँ लगा रहे। ठीक है, तो बल आघूर्ण दो बातों पर डिपेंड करेगा, एक बल के परिमाण पे, समझिए आपने बल कितना लगाया, और दूसरा उसके घूर्णन अक्ष से आपने कितनी दूरी पर लगाया। ठीक है, तो जो हमारा बल आघूर्ण होता है, ठीक है, जो ये हमारा टॉर्क है, या इसको आप बोल लो बलाघूर्ण, ये कहाँ पर डिपेंड कर रहा, एक तो बल के परिमाण पे, और दूसरा
घूर्णन अक्ष से हमने बल कितनी दूरी पर लगाया है, इस बात पे। अगर जो दूरी हम r मान लें तो बस यही हमारा बलाघूर्ण का फॉर्मूला बन गया। बलाघूर्ण बराबर यानी कि टो बराबर टो इज इक्वल टू क्या हुआ, जितना आपने बल लगाया और जो घूर्णन अक्ष से जितनी दूरी पर लगा। अगर जो आप घूर्णन अक्ष से 0 पर लगा दोगे तो बल आघूर्ण 0 हो जाएगा। और बल आघूर्ण में एक टेंडेंसी हो, ठीक है, जिस तरह रेखीय गति में बल में कौन सी टेंडेंसी थी, वस्तु को रेखीय गति में, यानी कि वस्तु को रेखीय गति देने की। तो इसी प्रकार बल आघूर्ण में एक टेंडेंसी हो, कौन सी हो, किसी वस्तु को घुमाने की। यानी कि ये हमारी कोई वस्तु, हम इस पर बल लगा रहे हैं, ये वाला बल, तो इसको घुमा देना, ठीक है। ये कुछ इस तरह से घूमती, जिस तरह देखो यहाँ से भी, ये देखो जी, हम इन्हें बल लगाया, यहाँ से 2 बल लग रहे, उसको आगे बताएंगे, लेकिन ये घुमा दिया। इसको देख लो या इसको देख लो, घूम गया। तो बस यही आपको बताना था हमने। अच्छा जी, तो अब जा देखना है आपको क्या, और ये भी सदिश राशि है, यानी कि बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। अगर जो मात्रक पूछे तो इसका मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक भी आपको क्लियर हो गया, न्यूटन मीटर। विमा, बल की विमा mL/t-2, ये तो होगी इसकी, ठीक है। और फिर इसमें एक L की और आएगी, ये भी तो मीटर है ना, तो ये हो जाएगी जिसकी विमा क्लियर होगी। अच्छा, ये तो हो गया आपका जो बल आघूर्ण था बहुत ऊपर लेवल का। अब जब इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डीप में। अच्छा जी, अब देखो जी, मान लो ये हमारा कोई पिंड है, ठीक है, किस तरह बनाएगा, किसी भी प्रकार का हो सके, और ये हमारा क्या है, दृढ़ पिंड है, समझ गए। और ये इसका एक्सिस है, यानी कि ये इसके परितः घूम सकता है। यानी कि अगर जो आप इस पे कहीं भी बल लगाओगे, ये इस तरह, इसको इस तरह पहुँचाओगे तो ये घूमने लग जाएगा। अच्छा जी, तो मान लो कि आपने ये कोई पॉइंट यहाँ से ए है, ठीक है, और आपने इस पे एक बल लगा दिया, और वो बल लगा दिया कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। और इसकी जो F का परिमाण है वो है F, यानी कि बल का जो परिमाण है F। और अब हमने क्या निकालना है, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका टो इक्वल टू F/r sin थीटा। F तो आपका समझ में आ गया यहाँ से कि जी ये बल का परिमाण है, और जी आर अब जब बताएंगे क्या है, और जी साइन थीटा, ये थीटा को भी डिफाइन करेंगे अब हम कि ये क्या है। तब एक काम करो, ये इसका एक घूर्णन अक्ष लिख लो, घूर्णन अक्ष, ठीक है। अब एक काम करो, जहाँ से आपने बल लगाया, ठीक है, जहाँ से आपने हाथ लगाया, वो पॉइंट मान लो क्या था, ए मान लीजिए उसको, और ये इसका जो पॉइंट है घूर्णन अक्ष का, इसकी सीध में, अब उन दोनों को मिला दो। ये दूरी हो गई आपकी r, ठीक है। और अगर जो हम इसमें, जैसे कि हमने मूल बिंदु से ये पॉइंट मिलाया, ठीक है, और अगर जो हम अब इसमें दिशा डाल दें, दिशा डल गई आपकी ये, तो अब ये बन गया आर वेक्टर। और आर वेक्टर की क्या होगी, उस घूर्णन अक्ष से जिधर हमने बल लगाया वह दिशा, यानी घूर्णन अक्ष से बल की ओर हमेशा हमारे वेक्टर की दिशा होगी। और दिशा को हम, दिशा ही तो है, परिमाण तो ये इतना ही है, आर वेक्टर का परिमाण तो इतना ही है,
अगर जो हम दिशा की बात करें तो थीटा डिफाइन करना है ना, तो ये हम इसको आगे बढ़ा सकें। आर तो इतना ही है, हमने तो थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो ये है जो आपकी थीटा। समझ गए? अच्छा, तो अब जा अगर जो ये अब जनरल फॉर्मूला हो गया, समझ गए? अब ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला। ठीक है जी। और अब अगर जो आपसे पूछे कि जी ये हमारा आर वेक्टर है, ये हमारा एफ वेक्टर है, और बीच का एंगल ये वाला थीटा है, तो इसकी आप वैल्यू बताओ, यानी कि यहाँ से टो कितना होगा। तो टो देखो, टो होगा आपका बल का परिमाण गुणा आर वेक्टर का परिमाण, और जी साइन थीटा क्या है, आर की दिशा, और जी आपने जो बल लगाया उन दोनों की दिशा के बीच का कोण। अच्छा, अब हमारा ये भी एक सदिश राशि है, इसकी दिशा क्या होगी। और अगर जो हम इसको, ये हो गया इस तरह, अगर जो हम इसको निकालना चाहें, तो हम अगर जो इसको सदिश रूप लिखना चाहें तो इसको लिखे जाएगा आर वेक्टर, और जी ये इसका एफ वेक्टर, और ये भी वेक्टर हो जाएगा कि जो हमारा बल आघूर्ण हो वो इसके ये आर वेक्टर और जी एफ वेक्टर के सदिश गुणनफल के बराबर होता है, तभी तो साइन थीटा आएगा। अच्छा, मान तो हो गया इतना, एफ आर साइन थीटा दिशा। तो दिशा क्या हो रहा है, दिशा हो रहा है इन दोनों तल के लंबवत। ठीक है, तो आर का, आर ने आर और एफ के द्वारा जो तल बना वो एक कागज का तल बना है, समझ गए। अच्छा जी, और अब जो इसकी दिशा होगी वो ये लंबवत होगी, यानी कि घूर्णन अक्ष के समांतर, समझ गए। तो अब जब दिशा ऊपर की ओर नीचे, ये दिशा एक तो ये होगी और दूसरी ये नीचे की ओर हो, तो अब जी ये किस तरह होगा। तो बस यहाँ से वही दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लगा देंगे, और वो किस पे लगा करे, लघु कोण पे लगा करे। तो बस जो जो ये लघु चाप है हमारा ये है। ठीक है, तो देखो, तो आर, आर पे आर और जी क्रॉस एफ, तो आर पे आप हाथ रखोगे और जी फिर इसको दूसरे वेक्टर की तरफ मोड़ दोगे, तो यानी कि अगर जो आप इस तरह करोगे ये तो हो गया आपका आर की दिशा में, फिर आप घुमाओगे इसको बल की दिशा में, तो अंगूठा किस तरह आया, ऊपर की ओर। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अगर जो बल हमारा इस दिशा में ना होके इस दिशा में लग जाए, यानी कि ये तो दिशा हो गई ये अब तो वस्तु अब घूमेगी इधर की ओर। अगर जो ये बल इस दिशा में ना हो और कुछ ये इससे इससे अपोजिट डायरेक्शन में हो, समझ गए। तो फिर ये, ठीक है, तो फिर क्या होएगा, तो फिर आप आर से आपको हाथ फैलाना है एफ की तरफ। ठीक है, तो फिर हमारा ये लघु ये बनेगा, तो फिर आपने क्या करना है, ये आर पे फैला दिया, और जी बल हमारा, बल की डायरेक्शन ये थी, तो आप कुछ अंगुली ये इस तरह मोड़ोगे तो अंगूठा किधर चले गया, नीचे की ओर। ठीक है, तो बस आप यहाँ से समझ में आ गया कि अगर जो, ठीक है, अगर जो क्या होता है हमारा वस्तु घूम रही इस डायरेक्शन में, यानी कि ये डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन बोल लो ये एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त, तो जी तो बल आघूर्ण की दिशा ऊपर की ओर, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। अगर जो घूमने लग जाए क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त, तो जी बल आघूर्ण की दिशा नीचे की ओर। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। और अब इसमें एक बात और है कि अगर जो हम बल क्या कर दें, हम बल इस आर वेक्टर के कति परपेंडिकुलर लगा दें, यानी कि ये एंगल कितना कर दें हम 90 डिग्री, तो साइन थीटा वाला मसला ख़त्म। तो टो का जो सिंपल फॉर्मूला आ गया वो आ गया एफ आर।
इस कंडीशन में क्या है, थीटा 90 एंगल। तो यानी कि अगर जो कहीं से टो इजकल टू एफ आर लिख रहा तो आप समझ जाइए कि जो हमारा वो हमने ये डॉट मिलाया था जहाँ से हमने बल लगाया और फिर इससे ये मिलाया था जो ये लाइन आई थी, तो बल इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। और इसका हमने सदिश रूप भी बता दिया, दिशा बता दी, मूल मात्रकों के पदों में आप इसको निकाल लो। अच्छा जी, अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक कोणीय त्वरण। तो देखो अगर जो आप इसको आप रिलेट करके पढ़ोगे ना रेखीय गति से, तो आप घूर्णन गति चुटकियों में सीख जाओगे। तो देखो जो हमारा टॉपिक है क्या है, कोणीय त्वरण। कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा, एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या होता है जी, क्या होगा, देखो आपने देखो फिर वही आपने एक बल लगाया था, समझ रहे, इससे क्या हुआ था, वस्तु में त्वरण उत्पन्न हुआ था। ठीक है, यानी कि अगर जो उसका वेग कुछ था तो वो बढ़ के ज़्यादा हो गया था, और यहाँ से जो हमारा रेखीय त्वरण आया था वो आया था dv अपॉन dt, यही तो था ना। तो यानी कि एकांक समय में कितना उसका रेखीय वेग में परिवर्तन हुआ। यानी कि अगर जो हम रेखीय त्वरण को डिफाइन करें तो एकांक समय में, समझ रहे, एकांक समय में उसके रेखीय वेग में कितना परिवर्तन हो गया। ठीक है, ये आपकी काहे की डेफिनेशन होगी, रेखीय त्वरण की। अब देखो कोणीय त्वरण में, कोणीय त्वरण में क्या होगा, अगर आप यहीं देखो, मान लो अगर जो ये घूम रहा है तो अगर इस पर कोई बाह्य बल आघूर्ण ना करे, वो ही जड़त्व का नियम ये भी पालन हो रहा है यहाँ से। ठीक है, अगर जो आप ये इसको घुमा के छोड़ दो, यानी कि आपने इसे धक्का दिया तो ये घूम रहा था, मान लो ये इसकी ओमेगा, यानी कि अब वहाँ से रेखीय वेग था तो यहाँ से कौन सा वेग आ जाएगा, कोणीय वेग। कोणीय वेग का मतलब ओमेगा। मान लो ये 25 रेडियन, रेडियन समझाएंगे तो समझ में नहीं आना, आप इस तरह इसको ऐसा मान लो कि 25 डिग्री प्रति सेकंड घूम रहा है, यानी कि हर एक सेकंड में ये 25 डिग्री घूम जाए, 25 डिग्री का कोण घूम जाए। अच्छा, और हमने इस पर बलाघूर्ण लगाया, यानी कि पलविरामावस्था में था ये, फिर हमने इस पर बलाघूर्ण लगाया, जितना भी न्यूटन मीटर का लगाया, तो फिर हमने हटा लिया। तो अब इसका जो ओमेगा हो गया वो हो गया 25 डिग्री प्रति सेकंड। अब अगर जो इस पर कोई बाह्य बल आघूर्ण ना लगे तो ये 25 से ही घूमता रहेगा। ठीक है, इसमें घूर्णन अक्ष में घूर्णन होगा, घूर्णन अक्ष में घर्षण होगा नहीं, तो फिर वहाँ यहाँ से भी घर्षण, वहाँ से भी घर्षण था, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक रुक जाएगा। अगर जो आप इसकी जो घूर्णन अक्ष में बिल्कुल बेयरिंग वेयरिंग करके फिट कर दो तो ये घूमता रहेगा। ठीक है जी, और बिल्कुल नहीं घर्षण, और हवा का घर्षण वो भी हटा दो तो बिल्कुल ये थ्योरी का फॉलो करेगा। अच्छा, फिर क्या होता है आपका, फिर आपने कहा जी ये तो 25 है, हमने मजा नहीं आया, इसको और घुमाओ। तो अब आपने क्या करा, इस पे और बलाघूर्ण लगाया, मान लो x न्यूटन मीटर का लगाया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इसका जो ओमेगा, ये तो हो गया ओमेगा 1 और ये हो गया ओमेगा 2, और फिर आपने बलाघूर्ण कुछ देर के लिए लगाया, फिर छोड़ दिया, ओमेगा 2 की वैल्यू होगी 50 डिग्री प्रति सेकंड। ठीक है, तो अगर जो मान लो आपने ये काम 5 सेकंड में करा, कितनी देर में, 5 सेकंड में, तो आप बस वही आपने क्या करना है, डेल्टा ओमेगा, इस तरह डेल्टा भी निकल लग रहे थे, डेल्टा ओमेगा क्या होगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1,
ये डेल्टा ओमेगा हो गया, क्या हो गया 50 माइनस 25, तो 25 डिग्री प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, स्टैंडर्ड मात्रक इसका कोण का यहाँ से रेडियन है। ठीक है, और एक रेडियन लगभग लगभग 60 अंश के बराबर मान लो आप। ठीक है, अच्छा जी, तो डेल्टा टी हमने बताया 50, ये 5 सेकंड में, 5 सेकंड में ये आ गया 5 सेकंड। तो बस यहाँ से जिस तरह आप एल वो ए निकाल रख रहे थे रेखीय त्वरण, तो वहाँ से क्या कर रहे थे डेल्टा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो यहाँ से आपने निकालना है कोणीय त्वरण। तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी 25/5, तो यह आ जाएगा 5 डिग्री प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो हम वो ही बल आघूर्ण लगाते जाएं, वो बल आघूर्ण हम लगातार लगाते रहें, नियत था वो। ठीक है, तो हर एक सेकंड में, इस तरह वहां से हर एक सेकंड में कोणीय त्वरण बढ़ रहा था, सॉरी हर एक सेकंड में रेखीय वेग बढ़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ से भी इसका हर एक सेकंड में कोणीय वेग ओमेगा की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो अब आप समझ गए, यानी कि और तेज और तेज और तेज और तेज और तेज आप इस पर खटाखट लगाते जा रहे लगाते जा रहे लगाते जा रहे। ठीक है, बलागुण लगाते जा रहे लगाते जा रहे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, इसकी जो कोणीय वेग है ओमेगा की वैल्यू वो बढ़ती जाएगी। तो बस उससे कंपैरिजन करो। ए क्या था हमारा, ए हमारा था dv अपॉन dt। तो बस आप लिख दोगे कि अल्फा इजकल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। वो फिर आप डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, वो अल्फा बार आएगा, वो एक उसमें औसत में चले जाएगा। बस यहाँ से आप डायरेक्ट लिख लो। और अगर जो पूछे कि भाई ये क्या है यानी कि कोणीय त्वरण, तो हम कह देंगे कि यदि किसी पिंड के ये डी टी सूक्ष्म समय अंतराल में उसके कोणीय वेग में परिवर्तन डी ओमेगा हो, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी को हम क्या कहेंगे, कोणीय त्वरण कहेंगे। दूसरी कि अगर हम कोणीय वेग का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन कर दें, क्या हो जाएगा हमारा, हमें कोणीय त्वरण प्राप्त हो जाएगा। सिंपल है। अच्छा, अब जा हमें प्रूफ करना है। देखो देखो जी देखो देखो जी देखो देखो, मान लो ये हमारा और कोई ये हमारा मतलब वृत्तीय पथ पर गति होगी, और ये हमारा क्या है, कोई कण है या कोई पिंड है। मान लो ये पहले हमारा v वेग से चल रहा था और इसका जो कोणीय वेग था वो ओमेगा था। फिर आपने यहाँ से बल लगाया, जैसे जैसे हम इसकी ओमेगा की वैल्यू बढ़ावेंगे, यानी कि ये जल्दी ज़्यादा चक्कर कटेगा, तो ये परिधि पे भी तो ज़्यादा तेज चलेगा, यानी कि v की वैल्यू भी तो बढ़ेगी। अगर आप ओमेगा की वैल्यू बढ़ाओगे, यानी कि कोणीय वेग की वैल्यू, यानी कि आप जल्दी 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 चलाओगे, यानी कि पहले चल रहा था इस तरह, ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट और v की वैल्यू कांस्टेंट। ओमेगा की वैल्यू कितनी, 5 डिग्री प्रति सेकंड, v की वैल्यू 5 मीटर प्रति सेकंड। समझ गए। फिर क्या हुआ, फिर हुआ क्या जी, आपने ओमेगा की वैल्यू बढ़ा दी। वो बढ़ा के आपने क्या कर दी, आपने उस पर बलागुण लगाया। बलागुण से क्या हुआ, वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, वैल्यू बढ़ के क्या होगी, 10 डिग्री प्रति सेकंड। समझ गए। तो जब ये 10 डिग्री प्रति सेकंड से बढ़ेगा, तो ये परिधि पे भी तो उसको ज़्यादा भागना पड़ेगा, तो यानी कि v की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, तो जब एक बात बताओ, अगर जो ओमेगा में परिवर्तन हुआ तो v में परिवर्तन हुआ, अगर आप यहाँ से कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा, हमसे समझो, जब आप ओमेगा की वैल्यू कोणीय वेग की वैल्यू बढ़ाओगे, यानी कि इसमें डेल्टा ओमेगा आवेगा, तभी तो अल्फा की वैल्यू आवेगी। तो जैसे आप ओमेगा की वैल्यू वेरिएट करोगे, बदलोगे, तो v की वैल्यू भी तो बदलेगी, और जैसे v की वैल्यू बदलेगी तो रेखीय त्वरण भी तो उत्पन्न होगा यहाँ से। समझ गए।
तो अब हमने क्या निकालना है, अब हमें ए रेखीय त्वरण और जी अल्फा कोणीय त्वरण में संबंध निकालना है। समझ गए? अच्छा जी, किस तरह निकाल लोगे? बहुत सिंपल है। अल्फा की वैल्यू डी ओमेगा अपॉन डी टी, और हमने आपसे पढ़ा रखा था कि जी ये आपका v इक्वल टू क्या करे आर ओमेगा, यानी कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध था। आर क्या है? वृत्तीय पथ की त्रिज्या। तो बस डी ओमेगा डी अपॉन डी टी, और जी वी ओमेगा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई, ओमेगा की वैल्यू वी अपॉन आर, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो वी अपॉन आर। आर कॉन्स्टेंट है, आर तो नहीं बदलना, जैसा आप इसमें बल आघूर्ण लगाओगे आर तो उतना ही रहेगा, वी बदलेगा, तो जो बदलेगा उस पर ये डिफरेंशिएशन फंक्शन काम करेगा, जो सा बदलना नहीं वो बाहर आ जाएगा, ये कुछ नहीं है। तो ये हो गया 1 अपॉन आर, और अंदर हो गया डी वी अपॉन डी टी, और डी अपॉन डी टी की तो आप बहुत पुरानी दोस्ती है, ये आपका रेखीय त्वरण बन गया। तो 1 अपॉन आर, और जी ये हो गया आपका ए अल्फा, और इसको अगर जो आप सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा, ये हो गया ए इक्वल टू आर अल्फा। तो यानी कि यहाँ भी देखो वही बात, जौन सा कण जितनी ज़्यादा दूर होगा, पहले हमने क्या बात बताई थी, जौन सा कण घूर्णन अक्ष से जितनी ज़्यादा दूर होगा ओमेगा सबके लिए सेम है, ठीक है। अगर जो कोई घूम रहा, कोई कण इस चक्कर से घूम रहा, कुछ इस तरह सब एक ओमेगा से घूम रहे, तो इसका रेखीय वेग कम, इसका ज़्यादा होगा। तो वहीं से यहाँ भी वही बात है, अगर जो हम सब में एक कांस्टेंट कोणीय त्वरण उत्पन्न कर दे, ठीक है, तो जोन से पास होवेंगे में अपनी स्पीड कम बढ़ावेंगे, तो यानी कि उनके लिए ए की वैल्यू कम आवेगी, और जोन से दूर होंगे उन्होंने ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तो उनकी क्या आवेगी, उनमें इसकी रेखीय त्वरण की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि जो जितना ज़्यादा दूर उसके लिए कोणीय नहीं रेखीय त्वरण की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा। सिंपल है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका जड़त्व आघूर्ण, और जड़त्व आघूर्ण बिल्कुल आप फिर हम रेखीय गति पे चल रहे हैं, ठीक है। देखो रेखीय गति में जड़त्व की माप हमने बताई थी द्रव्यमान, टॉपिक हम बता रहे जो हमने यहाँ से पढ़ना, जड़त्व आघूर्ण, आघूर्ण का मतलब घूमना, और इसको जड़त्व को इनर्शिया बोल रहे थे, तो यानी घूमने का जड़त्व, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी। देखो उसमें जो हमारा जड़त्व था, ठीक है, वो जड़त्व काहे पर डिपेंड कर रहा था, बिल्कुल वस्तु के द्रव्यमान पे, यानी कि ये हमारी वस्तु थी, इसका द्रव्यमान m था, तो यानी कि जो काम रेखीय गति में द्रव्यमान का था वही काम कोणीय गति में जड़त्व आघूर्ण का है। जड़त्व का मतलब द्रव्यमान ही तो देखो वहां से हमने मान लो, हमने आपसे बताया भी था डिटेल में कि मान लो अगर जो हम इसमें कोई भी त्वरण उत्पन्न करना चाह रहे, मान लो वो त्वरण है ए की वैल्यू कितनी भी मान लो आप, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो हमने वहां से आपको लिखवाया था कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M व्हेन A इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि कोणीय त्वरण नियत कांस्टेंट। तो यानी कि अगर जो हमने सब वस्तु मान लो हमारे पास
दो तीन वस्तु है, ठीक है। हमारे पास कितनी वस्तु है, 2-3 वस्तुएं हैं, और हम उनमें एक ही त्वरण उत्पन्न करना चाह रहे हैं। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा, उतना ही हमने ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। यानी अगर जो कोई 1 किलोग्राम की है, कम में काम चल जाएगा। एक को भी हम ए ही त्वरण देना चाह रहे हैं, 1 किलोग्राम वाली को भी, 5 किलोग्राम वाली को भी हम ए ही त्वरण देना चाह रहे हैं। तो यानी कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा, उस पर हमने बल लगाना पड़ेगा ज्यादा। सेम टू सेम वही प्रोसीजर है यहाँ से भाई। हम कोई हमारा पिंड विराम अवस्था में है, चाहे वो गति की अवस्था में है, उसमें हम कोणीय त्वरण करना चाह रहे हैं अल्फा। अल्फा की वैल्यू 5 डिग्री प्रति सेकंड स्क्वायर मान लो, कितना भी मान लो, अल्फा नियत है हमारे लिए। तो अब हमने अल्फा देने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, बल आघूर्ण। तो अब जिस पिंड का या जिस कण का जड़त्व आघूर्ण जितना ज्यादा होगा, उस पर हमें उतनी ही ज्यादा बल आघूर्ण की जरूरत पड़ेगी। सेम टू सेम वही है बिल्कुल, ठीक है। जिसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा, मान लो पिंड है हमारे, ठीक है, मान लो किसी का आई का मान 5 है, दूसरे पिंड के लिए आई का मान 10 है, और हम दोनों में एक ही त्वरण उत्पन्न करना चाह रहे। तो जहाँ से आई का मान कम है, वहाँ से हमारे कम बल आघूर्ण में काम चल जाएगा, और जहाँ से आई की वैल्यू ज़्यादा है, वहाँ से ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना जी। आगे समझ में। तो अब आई कहाँ पर डिपेंड करे, हमने पता लग गया। तो डिपेंड कर रहा आई पे, ये आई कहाँ पे डिपेंड करे। देखो, वहां से जो जड़त्व था रेखीय गति में, वो सीधा जड़त्व आपका डिपेंड कर रहा था द्रव्यमान पे, ठीक है। लेकिन यहां से मेरे चांद ऐसा नहीं होगा, यहां से जो आई होगा वो 2 बातों पे डिपेंड करेगा। क्या बातों पे, 2 बातों पे। एक द्रव्यमान पे, यानी कि पिंड का द्रव्यमान कितना है या कण का द्रव्यमान कितना है, और दूसरा वो पिंड या वो कण घूर्णन अक्ष से कितनी दूर है। देखो, मान लो ये हमारा कोई पिंड है, ये मान लो आपका 5 किलो का बाट है, और आपको इसको किसी पतले से कोई तार से बांध दिया जो इसको सीधा रख सके, और ये हो गई इसका घूर्णन अक्ष। नाम रख दिया P1 P2, द्रव्यमान m। तो जो I की वैल्यू होगी वो केवल m पे डिपेंड नहीं करनी, इस दूरी r पे भी करेगी। तो यहां से जो इसकी वैल्यू बैठेगी m r स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। और अगर जो हम इसकी दूरी को दुगुना कर दें, यानी कि पिंड को, अब जाइए कुछ इस तरह घूमेगा, ठीक है। और अगर जो हम इसकी दूरी को दुगुना कर दें, यानी कि इसकी पिंड को, यानी कि अब यहाँ से था, ये मान लो r का मान 4 मीटर था और हमने 8 मीटर कर दिया, समझ गए। फिर ये अब तो ये वाला चक्कर लगाता है, अब ये वाला चक्कर लगाएगा, समझ गए। तो जी यहाँ से अब इसका जो जड़त्व आघूर्ण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि आई है, दुगुना कर दिया हमने, तो वो दुगुना नहीं होना, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि दूरी के वर्ग पर डिपेंड करे, ठीक है। अगर जो हम दुगुना वजन के ले रहे तो उसका सीधी सी बात है जड़त्व आघूर्ण दुगुना हो जाएगा, और अगर जो हम दूरी दुगुनी कर दे तो उसका जड़त्व आघूर्ण 4 गुना हो जाएगा। 3 गुनी कर देंगे तो 9 गुना हो जाएगा, समझ गए। फिर हमने यानी कि 9 गुना ही टो चाहिएगा। तो यानी कि जो आपका जड़त्व आघूर्ण है वो कहाँ पर डिपेंड कर रहा है, ज्यादा तो दूरी पे कर रहा है जी, दुगुनी करो 4 गुना हो जाए। और जी द्रव्यमान, समझ गए, द्रव्यमान पे भी डिपेंड करेगा, दूरी पे भी डिपेंड करेगा, किस तरह करेगा वो हमने आपसे बता दिया। अब जो हमने आपसे पीछे जड़त्व आघूर्ण बताया, वो बताया है एक कण का, ठीक है।
अगर हमने पिंड बोल दिया होगा तो पिंड भी बहुत छोटा ही होगा, यानी कि कोई बड़ा नहीं। तो ये तो बताया, आप इसको बोल लो कि हमने जो पीछे पढ़ाया जड़त्व आघूर्ण वो एक कण का पढ़ाया है। ठीक है, एक कण था, वो आर दूरी पर था, तो जो उस कण का जड़त्व आघूर्ण बैठेगा वो बैठेगा I=mr²। अब हमें, हमारे पास इस जो कोई एक कण थोड़ा ही देवेगा, अब हमें कोई देवेगा एक बहुत बड़ा पिंड। पिंड किस तरह का? पिंड का मतलब बॉडी, बॉडी रिजिड बॉडी। ठीक है, मान लो कि अब उसने दे दिया, अगजित हम एक कण का तो निकालना सीख गए, अब इस पिंड का बताइए। और चलो जी, अब हमने क्या निकालना है? इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण। कण का निकालना सीख गए, तो अब जब हम कण का सीख गए तो पिंड में क्या बच गया? तो जी देखो, ये होगा आपका जड़त्व आघूर्ण। है जड़त्व आघूर्ण ही किसका है? पिंड का है। जड़त्व आघूर्ण। ये ना मानियो कि गुरुजी को नींद आ रही है, बस थोड़ी सी यार नजला जुकाम हो गया, उससे आवाज बदल गई। कभी सोचने लगो भाई गुरुजी को नींद आ रही, शायद ऐसा नहीं है। अच्छा, तो देखो, मान लो ये हमारा पिंड है, तो कोई भी पिंड होगा वो छोटे छोटे कणों से तो मिलकर बनेगा। तो अगर जो हम उन सब कणों का, मान लो एक कण हमारा ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, पता नहीं कितने हजारों करोड़ों कितने कण होंगे। तो यहाँ से हम थोड़े से काम चला लेंगे भाई। जब जो कोई 5 का निकालना सीख गया वो 50 का सीख गया, 50 का 500, 500 5 करोड़ सबका निकाल लेगा वो। ठीक है जी, तो देखो क्या होगा। अब हमने निकालना है इन सब का, इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण। और ये जब जड़त्व आघूर्ण, तो यानी कि घूर्णन अक्ष की भी बात होगी। तो मान लो ये है इस पिंड का घूर्णन अक्ष। ठीक है, अब हमने निकालना है इनका, मान लो अब हम इसमें थोड़े से काम चला लेंगे। तो देखो ये हो गया आपका एक्स, ये मान लो इस ये कण है, 4-5 मान ले, इसका द्रव्यमान m2, m1, m2, m3, m4, m5। समझ गए? तो अगर जो हम इस पूरे पिंड का निकालना चाह रहे हैं तो एक कणों का निकाल लो, और फिर एक कणों का निकाल के और सबको जोड़ देंगे तो पूरे पिंड का आ जाएगा। सिंपल बात है। पूरे पिंड का निकालने के लिए क्या करना है? एक कक्का निकाल लेंगे, इस कण का, 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 सारे कणों का निकल जाएगा, और फिर सबको जोड़ देंगे तो उस पूरे पिंड का वो जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा। तो ठीक है, तो मान लो ये दूरी R1 और ये दूरी R2, ये दूरी R3, ये दूरी R4, ये दूरी R5। समझ गए? अब हम क्या पूरे पिंड का निकालना है जी। तो बस अब जब पहले वाले का क्या हो गया, पहले वाले का हो जाएगा, अगर जो हम पहले वाले का निकालना चाह रहे तो वो आ जाएगा m1, यानी कि उसका द्रव्यमान और उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी का वर्ग। समझ गए? R1 का स्क्वायर, दूसरे का द्रव्यमान, उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी m2 R2 का स्क्वायर, इसी प्रकार m3 और जी R3 का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर जो हमारे, मान लो जो इसमें n कण है तो बात चली जाएगी n तक। समझ गए? 4-5 कण है तो बात रह जाएगी यहाँ तक ही। तो बस अब हमने क्या करना है, अब इनको जोड़ देना है। तो I=m1 R1 का स्क्वायर प्लस m2 R2 का स्क्वायर और जी प्लस m3, ये हो जाएगा आपका R3 का स्क्वायर, और प्लस यह बात जितने कण होंगे 1 तक ही पहुँच जाए। अब जा हमने इनको
करना है जोड़, और ये लाइन लिखने का हमारे पास दूसरा तरीका है सिग्मा, यानी कि समेशन कर देना। तो वो लिखे जाकर है किस तरह, वो लिखे जाएगा आपका इस तरह, सिग्मा एम आर स्क्वायर। इसमें ये बात सारी होगी, ठीक है। तो आप यहाँ तक लिख दोगे तो भी ठीक है, और अगर जो आपको दिखाना है कि गुरुजी हम और भी होशियार हैं, तो फिर एक काम करो, इसको लिख दो सिग्मा, ठीक है, और जी हो जाएगा एम आई, और जी आर आई का स्क्वायर, ठीक है। और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, आई की वैल्यू आपकी जाएगी जी 1 से लगा के n तक, जितने उसमें पिंड है। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से जब 1 रखेंगे तो m1 r1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस ये बीच में प्लस डालता रहेगा, प्लस m2 r2 का स्क्वायर, फिर प्लस m3 r3 का स्क्वायर। तो जी ये हो गया आपका किसी भी पिंड के जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला। मात्रक की बात करें तो मात्रक यहाँ से भी निकल जाएगा, और दूसरा जो हमने बताया था यहाँ से तो एकदम क्लियर हो ही रहा कि जे आपका इसका मात्रक था इसका मीटर, ओ नहीं एम का द्रव्यमान किलोग्राम मीटर स्क्वायर विमा एम एल टू, सिंपल है जी। बस ये आपका इतना कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या है, घूर्णन त्रिज्या, ठीक है जी, घूर्णन त्रिज्या। इससे क्या होगा, यह एक हमारा अंदाज है। घूर्णन त्रिज्या क्या है, एक अंदाज है, ठीक है। तो देखो, अगर जो ये हमने ये पूरा का पूरा पिंड लिया था, तो इसमें हमारा मान लो इसका जो आपका जड़त्व आघूर्ण आया वो आ गया आई, ठीक है। और इस पूरे पिंड का कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, यानी कि वो मान लिया हमने कैपिटल एन, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका सारा द्रव्यमान यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 और प्लस mn कहाँ तक करते गए mn तक, जो हम सारे छोटे छोटे कणों का वो कर ले वो होगा m, यानी कि पूरे पिंड का द्रव्यमान क्या है, m है जी, समझ गए। चलो ये हो गई आपकी बात। अब हमें निकालना है घूर्णन त्रिज्या, ठीक है। तो एक अगर जो हम बात करी थी हमने एक कण की, ठीक है, तो एक कण वाली कंडीशन में देखो क्या था, ये द्रव्यमान था, ठीक है, और ये त्रिज्या थी एक ही आपकी, ठीक है। तो बस हमने क्या करता, द्रव्यमान की और जी त्रिज्या की, यानी कि द्रव्यमान और त्रिज्या का वर्ग लिया था, ठीक है, त्रिज्या का वर्ग कर दिया था और इन दोनों की गुणा कर दी थी, तो हमने जड़त्व आघूर्ण मिल गया था, समझ गए। एक बार फिर बता रहे हैं, एक कण में क्या हुआ था, एक कण में हमने उसका द्रव्यमान लिया था और उसकी त्रिज्या ली थी, ठीक है, और जी त्रिज्या का वर्ग करा था, इन दोनों की गुणा, तो क्या मिल गया था हमें मिल गया था जड़त्व आघूर्ण। तो अब जाकर जो पिंड में भी हमें एक त्रिज्या मिल जाए, क्या मिल जाए, पिंड में एक त्रिज्या मिल जाए, यानी कि कोई R1 R2 है तो सब अलग अलग है, लेकिन अगर जो हमें एक त्रिज्या मिल जाए, यानी कि एक हमें दूरी मिल जाए, कैसी दूरी होगी, वो दूरी क्या काम कर देगी, वो दूरी बहुत गजब की होगी, जादू की होगी। अगर हम क्या करें, उस पूरे पिंड का द्रव्यमान
देखो इसके जो ये पूरा पिंड है इसकी तो हमने इस तरह निकाल ली, लेकिन यहाँ से बात होगी जब जादू की। तो अगर जो हमें कोई ऐसी दूरी मिल जाए कि हम उसके द्रव्यमान में उस दूरी के मान ले वर्ग का गुणा कर दें तो हमें ये आई मिल जाए, तो हमारा मजा आ जाएगा। समझ गए? तो घूर्णन त्रिज्या क्या है? तो किसी पिंड के लिए घूर्णन त्रिज्या यानी कि क्या होती है? अगर हम उसके वर्ग की पिंड के द्रव्यमान के साथ गुणा कर दें तो हमने ये वाला आई ही मिल जाएगा बस। समझ गए? तो अगर जो हम फिर यहाँ से के को डिफाइन करें तो के की वैल्यू किस तरह निकाल लेंगे हम? तो के स्क्वायर हो जाएगा आपका आई अपॉन एम, और जी यही तो है हमारी घूर्णन त्रिज्या, तो के इज इक्वल टू हो जाएगी हमारी आई अपॉन एम। अगर जो डेफिनेशन पूछ ले तो क्या कहते हैं कि किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या, वैसे तो क्या हो, दो डेफिनेशन यहाँ से अलग अलग बन जाएगी, दोनों का निचोड़ एक ही है। तो अगर जो बात करी जा तो किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या क्या है, उस पिंड का हम द्रव्यमान ले लें और घूर्णन त्रिज्या का वर्ग में गुणन कर दें तो उस पिंड का हमने जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। और इस बात को इस तरह भी लिख सके कि किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण को उसके संपूर्ण द्रव्यमान से हम भाग कर दें और उसका हम क्या ले लें, रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो हमें जो दूरी मिलेगी उसको हम घूर्णन त्रिज्या कहेंगे। और ये जो हमारा के होगा, ठीक है, तो ये अब जब के क्या जादू कर देगा, अब हम इस पिंड को, इस देखो ये जो पिंड है ना हमारा का, ये हमारा पूरा का पूरा पिंड, तो बस अब हम इसको ऐसा मान लेंगे कि ये घूर्णन अक्ष से क्या कर देगा कि ये घूर्णन अक्ष से हमारा के दूरी पर है और पूरे के पूरे पिंड ने हम एक बिंदु मान लेंगे। और फिर आगे चल के हमने बहुत सी स्टडी करनी है तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि के से हमने पता, अगर जो ये के वो दूरी है कि बस अगर जो यानी कि अब हम अगर जो हम के ले रहे हैं ना, तो हम अब इस पूरे पिंड को अब हम एक पूरे से यानी एक छोटे से, इस पूरे के पूरे पिंड को एक हम छोटे से बिंदु पर केंद्रित मान सकते हैं। समझ गए?